हेलो दोस्तों, कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग जरूर सुनें। कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अरे सुनो बेटा। जी ताई जी। रुको, मैं थोड़ा सा काजल लेकर आती हूँ। मेरी अचला बहुत प्यारी लग रही है, कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। इतना कहकर शांतो ताई काजल से अचला के कान के पीछे हल्का सा टीका लगाती हैं। मैं जानती हूँ ये श्रृंगार किसके लिए है, अपने अनिरुद्ध के लिए है ना। शांतो ताई की बात सुनकर अचला शर्मा कर चली जाती है। अचला हर रोज मंदिर जाकर भजन कीर्तन करने के बाद अनिरुद्ध का इंतजार करती है। जैसे ही अनिरुद्ध दिखाई देता है, अचला का रोम रोम खिल जाता है। पूरे शरीर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। यही हाल अनिरुद्ध बाबू का था। हर मुलाकात दोनों की प्रीत के रंग को गहरा करती। 4-5 दिन बाद में वो दिन भी आ गया जब होली का त्योहार आ गया। आज मंदिर में रंगोत्सव का बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया मंदिर प्रांगण में, जहां पूरे मंदिर प्रांगण को बहुत सुंदर सजाया गया। जगह जगह रंगों से भरे थाल रखे गए, रंग गुलाब अबीर के ढेर ढेर लगाए गए, खूब सारी पिचकारी रखी गई जगह जगह। ब्रजमोहन जी की तरफ से भी बहुत सारे मेहमानों का आगमन हुआ और अचला की पूरी बस्ती के लोग मंदिर में अलग अलग प्रकार के फूलों का ढेर लगाया गया। सबने पहले राधा कृष्ण को बड़े धूमधाम से पुष्पों से होली खिलाई। चारों ओर होली के भजन चल रहे थे। सब लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल अबीर से बरसात कर रहे थे। पिचकारियों को रंगों से भर भर कर एक दूसरे पर डाल रहे थे। लट्ठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें सारी महिलाएं पुरुषों पर लट्ठ बरसाती और सारे पुरुषों ने रंग बिरंगे फेंटे बांध रखे थे। जैसे ही सारे पुरुष महिलाओं पर रंग गुलाल अबीर उड़ाते, सारी महिलाएं छड़ी लेकर पीछे दौड़ती। फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रकार के फूलों की बरसात की गई। सब लोग खूब मस्त मगन होकर मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए गा रहे थे। अनिरुद्ध ने एक थाली गुलाब की पूरी अचला के ऊपर उड़ेल दी। अचला दोनों मुट्ठी में गुलाल भरकर अनिरुद्ध के पीछे दौड़ती हुई जाती है। जब दौड़ते दौड़ते थक गई तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध अचला के पास आकर बैठ जाता है। अचला दोनों मुट्ठी की गुलाल अनिरुद्ध के गालों पर लगाती है। दोनों एक दूसरे की प्रीत के रंग में ऐसे रंग जाते हैं जो कभी भी छुड़ाए ना छूटे। सब लोग आज बहुत खुश थे। अचला की पूरी बस्ती के लोगों ने आज तक कभी भी ऐसी होली नहीं खेली थी। चारों ओर होली, सब अपनी अपनी मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे पर रंगों से बरसात कर रहे थे। पुरुष चंग ढाल की थाप पर गा रहे थे, महिलाएं मधुर आवाज में होली के गीत और भजन गा रही थीं। चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई थीं। अचला और अनिरुद्ध सबसे बहुत दूर एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों पूरे ऊपरी रंग से भीगे हुए थे और भीतर प्रीत के रंग से। सब लोग पूरे दिन भर होली की मस्ती में झूमे रहे थे। कब सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई थी, किसी को भी पता ही नहीं चला। सब लोग बहुत आनंदित होकर होली खेलने में मग्न थे। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। सबने एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाई दी। गणपत, गोमती और गीता चाची भी आए थे। सुमलता जी ने गोमती और अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती की। गीता चाची ने अपनी उम्र की बुजुर्ग महिलाओं के साथ खूब मस्ती की। सबने रंगों भरे उत्सव होली को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया। सबने एक दूसरे को होली की अनंत शुभकामनाएं दी। रंगोत्सव के बाद सब अपने अपने घर चले गए। सब लोग होली खेलकर अपने अपने घर चले गए। सबने एक दूसरे के गले मिलकर विदाई ली। अब अचला के विवाह की तैयारियां होने लगीं। ब्रजमोहन जी और सुमनलता दोनों बहुत खुश थे। अब उनके छोटे बेटे अनिरुद्ध के विवाह को सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। अचला के घर में सारे सामान की व्यवस्था ब्रजमोहन जी के यहाँ से की गई। सुमनलता जी ने अपनी खानदानी पुराने जौहरी सुनार और कपड़े व्यापारी को घर बुलाया। सब बहुत सुंदर सुंदर कीमती गहने और साड़ियां लेकर आए। सुमनलता जी ने अचला के लिए असली हीरो का हार पसंद किया। सोने के सेट, अलग अलग डिजाइन के बहुत सुंदर सुंदर कीमती गहने और साड़ियां पसंद की। सुमलता जी ने अपनी तीनों बहुओं कीर्ति, सुधा और पूजा को आवाज लगाकर बुलाया। अरे तुम तीनों आ गईं। ऐ देखो बेटा, मैंने अचला के लिए ये सब पसंद किया है, लेकिन सोचा पता नहीं अचला बेटी को कैसे लगेंगे। तुम तीनों भी देख लो ना, और तुम तीनों भी अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ और ज्वेलरी पसंद कर लो। आखिर तुम्हारे देवर की शादी है, और अचला के लिए भी पसंद कर लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सुमलता जी की सबसे बड़ी बहू कीर्ति ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, एक बात कहूँ मम्मी, बुरा मत मानना,
अरे मम्मी, उस छोटी सी बस्ती की गरीब लड़की को ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। अरे उस बेचारी ने तो ऐसे महंगे कपड़े गहने कभी सपने में भी ना पहना होगा। वो बेचारी कहाँ सहज रह पाएगी इन भारी भरकम साड़ियों और गहनों में। मेरी मानो तो उसके लिए तो आप कुछ हल्की फुल्की सी सूती कॉटन की साड़ियाँ खरीद लो, बेचारी बहुत सहज रहेगी। इतना कहकर कीर्ति और सुधा पूजा तीनों खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो कीर्ति बेटा, जैसे तुम तीनों इस घर की बहू हो ना, वैसे ही अब अचला इस घर की बहू बनने वाली है। और तुम चारों में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। जैसे तुम तीनों के विवाह में किया था ना, वैसा ही अचला के लिए होगा। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, छोटी बड़ी तो बस हमारी सोच होती है, जिससे हम सबको अपनी नज़रों में छोटा समझने लगते हैं। बड़ा इंसान कभी पैसे शोहरत रुतबे से नहीं बनता है कीर्ति बेटा, बल्कि हमेशा इंसान अपने गुणों, अपने व्यवहार, अपने संस्कारों से होता है बेटा। और अचला गुणों की खान है। संस्कार तो बचपन से ही उसमें कूट कूट कर भरे हैं। इतनी सादगी, विनम्रता, बोलने का सलीका और छोटे बड़ों का कायदा, ये सब एक अकेले इंसान में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। हमारे कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो अचला जैसी अच्छी लड़की हमारे अनिरुद्ध की जिंदगी में आई है। ये अचला का भाग्य नहीं है बेटा, बल्कि हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने अचला के लिए हमारे अनिरुद्ध को चुना है। आप तो जब देखो बस अचला 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 की रट लगाए रखती हैं। पता नहीं उस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है। सुमनलता जी की दूसरी बहू सुधा ने गंभीरता से कहा, हाँ दीदी, हमें इतने साल हो गए इस घर में आए, लेकिन कभी मम्मी से कभी तारीफ का एक शब्द तक नहीं सुना। लेकिन उस मामूली सी 2 कौड़ी की गरीब लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, जो जिसे देखो अचला अचला की माला फेरे जा रहा है। हमें कुछ पसंद नहीं करना है मम्मी, जो पसंद करना है आप ही कर लीजिए, भला हमें क्या पता होगा उस मामूली सी 2 कौड़ी की बस्ती में रहने वाली लड़की की पसंद नापसंद क्या होगी। इतना कहकर सुमनलता जी की तीनों बहुएं पैर पटकते हुए बाहर चली गईं। सुमनलता जी अपने बहुओं के इस व्यवहार से थोड़ी शर्मिंदा हो गईं। कोई बात नहीं सुमनलता बहन जी, आजकल के बच्चों का क्या कहें, बस घर घर की यही कहानी है। जौहरी मन्ना लाल जी ने कहा, और मैं तो तीनों बिटियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करती, खुद अचला बिटिया को यहीं बुला लीजिए। अपनी पसंद के गहने और साड़ियाँ वो खुद ही पसंद कर लेगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं अभी शंभू को बोलती हूँ, वो ड्राइवर से बोल देगा अचला को लाने के लिए। सुमनलता जी ने अपने नौकर शंभू को आवाज लगाकर बुलाती हैं और ड्राइवर से अचला को लेकर आने के लिए बोलती हैं। थोड़ी देर बाद में ड्राइवर अचला को लेने जाता है। इस तरह से अचानक ड्राइवर को देखकर शांतो ताई और अचला दोनों थोड़ा सा चिंतित हो जाती हैं। अरे काका, आप यहाँ कैसे? अचला बेटी, आपको घर पर बुलाया है। ड्राइवर की बात सुनकर अचला थोड़ी सी परेशान हो जाती है। क्या बात है काका, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको गहने और साड़ियाँ पसंद करने के लिए बुलाया है। लेकिन इसके लिए हमारी क्या जरूरत थी, माँ और बाबूजी खुद ही पसंद कर लेते। अरे तू जाना बेटा, आजकल सब अपने विवाह के जेबर कपड़े खुद ही पसंद करती हैं। शांतो ताई ने धीरे से अचला से कहा। अचला ड्राइवर के साथ ब्रजमोहन जी के घर आती है। अचला को देखकर ब्रजमोहन जी के यहाँ काम करने वाली नीरू, जो उम्र में अचला की जितनी ही थी, सबको जाकर बताया कि अचला भाभी आई हैं। ब्रजमोहन जी के यहाँ काम काज करने वाले सारे नौकर चाकर आकर अचला को नमस्ते करते हैं। जो सबसे बुजुर्ग थे गोपी चाचा जी, उन्हें अचला झुककर प्रणाम करती है। ये सब देखकर सबको बहुत आश्चर्य होता है। अरे अरे बेटा, ये आप क्या कर रही हो? मैं इस घर का नौकर हूँ। तो क्या हुआ चाचा जी, मैं भी तो लोगों के घरों में यही काम करती हूँ। क्या नौकर इंसान नहीं होते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुजुर्ग हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये आप मुझे आप मत बोलिए, मुझे सिर्फ अचला बेटी बोलिए बस। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ईश्वर तुम्हारे जैसी बहू बिटिया सबको दे। हमेशा खुश रहो बेटा। अचला की बातें सुनकर घर के सारे नौकर चाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सुमनलता, ब्रजमोहन जी और अनिरुद्ध के अलावा सब नौकरों से ठीक मुंह से बात तक नहीं करते। बात बात पर डांट देते हैं, झिड़क देते हैं। अचला का व्यवहार सबको बहुत ही अच्छा लगा। तभी कीर्ति अचला को देखकर घमंड से सुधा और पूजा से कहती हैं, अरे देखो पूजा, कौन आया है? देवरानी जी पधारी हैं, तनिक दर्शन तो कर लो। नमस्ते दीदी। अचला तीनों भाभियों को नमस्ते करती है, लेकिन तीनों ही मुंह फेर लेती हैं। देखो तो पूजा,
ये तो वही सूट है ना जो हमने पसंद किया था, पूरा 10,000 का है। अरे इतने महंगे कपड़े तो इसने कभी सपने में भी नहीं पहने होंगे। छोरी के भाग तो देखो, हमारी बराबरी करने चली है। कीर्ति की बातें सुनकर तीनों हंसने लगीं। अचला तीनों भाभियों को नमस्ते करके चली गई, कुछ भी जवाब नहीं दिया। ब्रजमोहन जी सब कुछ दूर खड़े देख रहे थे। ब्रजमोहन जी की आंखें सजल हो गईं। हाथ जोड़कर कान्हा जी से प्रार्थना करके बोले, कान्हा अब बस जल्दी से अचला इस घर में बहू बनकर आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अचला के आने के बाद फिर से इस घर में वही खुशी और शांति आ जाएगी जो उस समय थी जब माँ थी। माँ और सुमलता दोनों कितने प्रेम से रहती थीं। सुबह सुबह रोज आरती भजन कीर्तन, सबका साथ बैठकर भोजन करना, शाम को फिर सब मिलकर आरती पूजा करना। मैं जानता हूँ कि आज बच्चों की दिनचर्या देखते, काम काज देखते ये सब संभव नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन या बार त्योहार भी अब तो सबका साथ और सुकून भरे पल नसीब नहीं होते हैं। आजकल के बच्चों को साथ बैठकर बात करने की, भोजन करने की फुर्सत ही नहीं है और ना ही इच्छा होती है। अचला बेटी के आने से शायद सब कुछ फिर से बदल जाएगा, सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। इतना कहते कहते ब्रजमोहन जी भावुक हो गए थे। अपनी आंखों को पोंछते हुए अचला के पास आकर, आ गई बेटा, अंदर चलो, सुमलता जी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अचला ब्रजमोहन जी को प्रणाम करके हॉल में आती है, जहां जौहरी सुनार और साड़ी वाले भैया जी बैठे थे। अचला ने सबको नमस्ते किया और आकर सुमलता जी के पास बैठ गई। आओ बेटी, ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, अब तुम भी देख लो इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है। मुझे कुछ नहीं देखना माँ, आपने जो भी मेरे लिए पसंद किया है ना, सब बहुत सुंदर है। मुझे भला इन सब की क्या जानकारी होगी। मैंने तो कभी सपने में भी इतने महंगे कपड़े और जेवर नहीं देखे। आपने बुलाया इसलिए मैं तो आ गई, बस आप ही पसंद कर लीजिए। अरे ये कोई बात हुई भला, सब अपने जीवन में बहुत कुछ पहली बार ही देखते हैं बेटा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम बोल दें। और ये देखो, ये कुछ सूट भी हैं, विवाह के बाद तुम जिन कपड़ों में खुद को सहज महसूस करो वो ही पहनना बेटी। तभी नीरू अचला के लिए शरबत लेकर आती है। ये लीजिए अचला भाभी शरबत। इसकी क्या जरूरत थी नीरू दीदी? जरूरत कैसे नहीं थी, आप इतनी दूर से आई हैं। और अचला भाभी खाना खाकर ही जाना है। हाँ हाँ नीरू, अचला बिटिया खाना खाकर ही जाएगी। और हाँ अचला भाभी, आपकी मधुर आवाज में कुछ सुनाना भी पड़ेगा। इतना कहकर नीरू चली गई। ये हमारे घर की सबसे छोटी है नीरू, बहुत बोलती है, जब देखो चपर चपर करती रहती है। जब भी घर में अकेले होती हूँ पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। पूरे दिन भर अम्मा ये अम्मा वो करती रहती है, एक पल भी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। इतना कहकर सुमनलता जी, ब्रजमोहन जी और अचला हंसने लगे। अचला सुमनलता जी के बार बार कहने पर कुछ जेबर सूट साड़ियाँ पसंद करती है। सुमनलता को बहुत खुशी होती है। मैं सोच रही थी बेटा, कल परसों तक अनिरुद्ध के साथ जाकर दुल्हन का जोड़ा भी अपनी पसंद का ले आना, अनिरुद्ध तुम्हें लेने आ जाएगा। अचला शर्माते हुए हामी भरती है। थोड़ी देर बाद में नीरू आती है। अम्मा खाना बन गया है, आप सब आ जाइए। ठीक है नीरू, तुम चलो हम आते हैं। सुमनलता, ब्रजमोहन जी और अचला तीनों आते हैं। एक दूसरे बड़े से हॉल में खाना परोसा गया। सुमनलता जी की तीनों बहुएं नहीं आईं। उन सबका खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। नीरू और 2-3 नौकर चाकर भोजन परोसते हैं। इतने सारे पकवान बनाए गए। सुमनलता जी फोन करके अनिरुद्ध को भी बुला लेती हैं। जब अनिरुद्ध आता है तो सुमनलता मजाक करते हुए, देखो जी कैसे एक कॉल में दौड़ते हुए आ गया, वरना 20 कॉल कर दो। नहीं माँ, ऑफिस में इतना काम है, उतना काम है। लेकिन अचला का नाम सुनकर दौड़ा चला आया। सुमनलता की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। सब बैठकर भोजन करते हैं। उसके बाद एक बड़े कमरे में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर घर के सारे नौकर चाकरों को बुलाया जाता है। सुमनलता जी अपने पोते पोतियों को आवाज देकर बुलाती हैं। 2 बड़े प्यारे से बच्चे, एक 5 साल की बच्ची और एक 4 साल का बच्चा आते हैं। दोनों सुमनलता जी की गोद में बैठ जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हैं तुम्हारी चाची, नमस्ते करो अपनी चाची को। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंस है और ये दीदी है, इसका नाम बंसिका है।
अरे वाह, बहुत प्यारे नाम हैं। जितने प्यारे आप दोनों हो उतना ही प्यारा आपका नाम है। अचला बेटी, ये दोनों बच्चे पूजा बहू के हैं। आज दोनों की जल्दी छुट्टी हो गई। इनका स्कूल पास में ही है, इसलिए ड्राइवर लेकर आ गया। कीर्ति बहू के एक लड़का है 12 साल का भावेश, और सुधा बहू के एक लड़की खुशी। वो दोनों देर से आएंगे। कान्हा जी की कृपा से 4 पोते पोतियां हैं, बड़े ही प्यारे। जब चारों घर में होते हैं तो पूरे घर को सर पर उठाकर रखते हैं। अचला ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठाकर दुलार किया। दादी माँ, चाची तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मम्मी तो बोल रही थी गंदी चाची आएंगी, लेकिन चाची तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है। चाची तो बहुत अच्छी हैं। फिर मम्मी ने चाची को गंदा क्यों बोला? बंस की मासूमियत भरी बात से ब्रजमोहन जी और सुमनलता, अनिरुद्ध तीनों अचला के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन अचला बात को संभालते हुए बंस और बंसिका को समझाती है। दरअसल बात यह है कि जब मैं आ रही थी तो मेरा पैर कीचड़ में चला गया था और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे। जब मैं यहाँ आई तो मम्मी ने मुझे देख लिया, इसलिए दीदी ने कहा था चाची गंदी हैं, लेकिन अब तो चाची ने अपने कपड़े साफ कर लिए हैं, इसलिए अब चाची अच्छी हो गई। अचला की बातें सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। ब्रजमोहन जी, सुमनलता और अनिरुद्ध तीनों बहुत खुश हुए। आज सुमनलता जी और ब्रजमोहन जी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि अचला के आने के बाद इस घर में सब कुछ बदल जाएगा। ये घर फिर स्वर्ग बन जाएगा। उनका पूरा परिवार फिर एक हो जाएगा। अच्छा चाची, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, कुछ सुनाओ ना चाची। जरूर, पहले तुम दोनों मुझे एक एक पप्पी दो, फिर हम आपको एक अच्छा सा भजन सुनाएंगे। दोनों बच्चे अचला के गले लिपटकर एक एक पप्पी देकर ब्रजमोहन जी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। सुमनलता जी नीरू को तीनों बहुओं को बुलाने भेजती है। तीनों अनमने मन से आकर बैठ जाती हैं। अचला अपनी मधुर आवाज में गाती है। अचला का भजन सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सब अचला की तारीफ करते हैं। दोनों बच्चे बहुत खुश होकर अपनी चाची के गले से लिपटकर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। सुमनलता जी की तीनों बहुएं बहुत गुस्सा होती हैं। उन्हें इस तरह से अचला की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पूजा अपने दोनों बच्चों को गुस्से में हाथ पकड़कर अचला की गोद से उठाकर ले जाती है। कीर्ति और सुधा भी चली जाती है। उसके बाद सुमनलता जी अनिरुद्ध को अचला को घर छोड़कर आने के लिए बोलती हैं। अनिरुद्ध अचला को अपनी गाड़ी में छोड़ने चला जाता है। पूजा अपने दोनों बच्चों को डांटती है। किसने बोला था उस 2 कौड़ी की लड़की की गोद में बैठने को? खबरदार, अगर आइंदा ऐसा किया तो। कितनी बार बोला है, उसकी हैसियत हमारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। वो एक छोटी सी गंदी सी बस्ती की अनपढ़ गवार गंदी लड़की है। लेकिन मम्मी, चाची तो बहुत अच्छी हैं, वो बिल्कुल गंदी नहीं है, हम दोनों को बहुत प्यार करती हैं। फिर वही बात, मैंने कहा ना वो गंदी लड़की है तो बस है। आज के बाद कभी उसका नाम भी मत लेना। अब तुम दोनों अंदर जाकर अपना होमवर्क करो। चलो दोनों। दोनों बच्चे सहमे हुए से अंदर चले गए। सुमनलता जी बाहर खड़ी सब सुन रही थीं। सुमनलता जी पूजा के पास आकर कहती हैं, बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो पूजा बेटा अपने बच्चों को। अरे ये तुम क्या सिखा रही हो? हैसियत बिना हैसियत। कल को जब ये बच्चे कहीं बाहर जाएंगे, अपने जीवन में कभी सच्चे मित्र संगी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर इंसान की हैसियत देखेंगे, कभी भी किसी इंसान के गुणों, संस्कारों, व्यवहारों को नहीं देख पाएंगे। सिर्फ हैसियत देखकर मित्र बनाएंगे, बातें करेंगे, अच्छा बुरा व्यवहार करेंगे। ये क्या बच्चों में छोटे बड़े, अमीरी गरीबी का भेदभाव ला रही हो? अरे बच्चे तो ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं, बड़े मासूमियत और भोलेपन से भरे। तुम कैसी भावना भर रही हो इन मासूम बच्चों में? आप तो रहने दीजिए मम्मी। पता नहीं उस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो आप उसके लिए मुझे इतना सुना रही हैं। अभी तो वो इस घर में आई ही नहीं है। अभी से ये सब कुछ आने के बाद तो पता ही नहीं क्या होगा। देखो पूजा बेटा, मैं कोई अचला का पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटा, बल्कि जो सच है वही बोल रही हूँ। जो लोग अपने बच्चों को बचपन से ही बहुत हैसियत बिना हैसियत सिखाते हैं ना, बड़े होकर वो बच्चे एक दिन माँ बाप की हैसियत देकर ही रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो बेटा, तुम्हारे दिए संस्कारों का खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़े। वाह मम्मी, मैंने अपने बच्चों को अचला की सच्चाई क्या बता दी? आप तो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगी। 10 साल हो गए मेरी शादी को मम्मी, आपने कभी भी इस तरह से बात नहीं की। लेकिन जब से उस अचला का रिश्ता हुआ है ना,
तब से जब देखो अचला ऐसी है, अचला वैसी है, जैसे हम सब तो कुछ है ही नहीं उस लड़की के सामने। बार बार अचला को हर बात में बीच में क्यों लाती हो पूजा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि बच्चों को गलत शिक्षा मत दो। हाँ मम्मी, हमारा तो अब आपको हर बात पर बोलना गलती लगेगा। आपकी लाडली सबसे छोटी बहू जो आ रही है। सुमनलता जी की बातें सुनकर पूजा बहुत नाराज होकर चली जाती है। सुमनलता जी बहुत उदास होकर अपने कमरे में आ जाती हैं। ब्रजमोहन जी सब कुछ सुन रहे थे। कमरे में सुमनलता जी के पास आकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ सुमन? पूजा बहू की बातों का बुरा मान गई? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। भला बच्चों की बातें कभी माँ बाप को बुरी लगती हैं क्या? मैं तो बस ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अचला बेटी का इसमें क्या कसूर है। हमने हमारे अनिरुद्ध के लिए उसे पसंद किया है। हम रिश्ता लेकर गए थे हमारे अनिरुद्ध का। मुझे अचला की बहुत चिंता हो रही है। इस घर में आने के बाद कहीं तीनों बहुओं के व्यवहार से अचला दुखी ना हो जाए। वैसे भी उस बच्ची ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। बचपन में अपने माँ बाबा को खो दिया, उसके बाद उसकी ताई का रूखा व्यवहार, लोगों के घरों में काम करना, पूरी बस्ती के कटाक्ष ताने, अभद्र बातें सुनना, और अब इस घर में आएगी तो हमारी तीनों बहुओं का व्यवहार। देखो सुमनलता, अचला एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। वो सब कुछ एकदम सहजता से संभाल लेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि अचला के आने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास रखो। अपने कान्हा जी के इशारे समझो। वो भी चाहते हैं कि अचला इस घर में आकर सब कुछ एकदम ठीक कर दे। जी ऐसा ही हो। राधा कृष्ण सब कुछ ठीक कर दें बस। ब्रजमोहन जी की बातें सुनकर सुमनलता जी फिर से एकदम सहज हो गईं। अनिरुद्ध अचला को छोड़ने जाता है। रास्ते में अचला से कहता है, अचला, बंस और बंसिका की बात को दिल से मत लगाना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अनिरुद्ध जी? बंस और बंसिका बच्चे हैं, बच्चों की बात को क्या दिल से लगाना? लेकिन तुम जानती हो अचला, बच्चे कभी खुद से ऐसी बातें नहीं बोलते। हाँ जानती हूँ, अगर पूजा भाभी खुद भी मुझे ये सब बातें बोलती तो भी मैं कभी भी बुरा नहीं मानती। आप चिंता मत कीजिए अनिरुद्ध जी, मैं कभी भी तीनों भाभियों की किसी बात पर बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ तीनों भाभियां बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान से हैं, बहुत बड़े बाप की बेटियां हैं। उन्होंने कहाँ अपने जीवन में ये बस्ती के गरीब लोग, अनपढ़ गंवार लोग देखे होंगे। खुद उनको भी बचपन से यही सुनने को मिलता होगा कि बस्ती में रहने वाले गरीब अनपढ़ गंवार लोग गंदे होते हैं। हर व्यक्ति, हर समाज की अपनी अलग अलग सोच होती है। अनिरुद्ध जी, ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हर कोई पढ़ना लिखना, शिक्षित होना चाहता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। अगर हमारे माँ बाबा होते, हमें शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ता। जब तक माँ थी, हमें बहुत कुछ सिखाया। उनकी वजह से आज हम गा रहे हैं। बचपन से ही उन्हें मंदिर में भजन कीर्तन गाते सुना था। हमें तीनों भाभियों से कोई शिकायत नहीं है। जो उन्हें बोलना है बोलती रहें, क्योंकि हम हैं भी एक छोटी सी बस्ती की अनपढ़ गंवार लड़की, दो कौड़ी की। और जो सच है उसे सुनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारा कितना बड़ा दिल है अचला। सच में कोई इंसान सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अच्छे बड़े दिल से बड़ा होता है। अनिरुद्ध अचला को घर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। इधर पूजा का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। कीर्ति और सुधा दोनों पूजा के पास आकर बैठ जाती हैं। देखा दीदी, अभी तो वो दो कौड़ी की लड़की आई भी नहीं है और अभी से ये सब कुछ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पूजा, एक बार उस लड़की को इस घर में आने तो दो। ऐसा जीना हराम कर देंगे, कुछ ही दिनों में अपनी बस्ती लौट जाएगी। अरे ऐसी ऐसी योजनाएं बनाकर रखी हैं उस देवरानी के लिए, तुम सोच भी नहीं सकती। कीर्ति की बातें सुनकर तीनों हंसने लगीं। दूसरे दिन अनिरुद्ध अचला को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है, शहर की एक बहुत बड़ी दुकान में, जिनके यहाँ से हमेशा ब्रजमोहन जी के यहाँ कपड़े आते हैं। दुकान के मालिक कुंदन जी अनिरुद्ध और अचला को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे अनिरुद्ध बेटा, आओ आओ बेटा। अनिरुद्ध और अचला दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। चाचा जी, ये अचला है, कोई अच्छा सा दुल्हन का जोड़ा दिखाइए। इसे कौन नहीं जानता बेटा, सारा शहर जानने लगा है अचला बेटी को। क्या मधुर आवाज में गाती है। बहुत ही भाग्यशाली हो बेटा, जो अचला जैसी लड़की को जीवन साथी बनाने जा रहे हो। कुंदन की बातें सुनकर अनिरुद्ध बहुत खुश होता है और धीरे से अचला को बोलता है, देखा अचला, इसे कहते हैं पारखी नजर, जो किसी इंसान में दोष नहीं बल्कि अच्छाई देखते हैं।
हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, हर किसी को देखने का। कोई हर किसी में कमियां और बुराई देखता है, कोई हर किसी में अच्छाई और गुण ढूंढ लेता है। कुंदन जी अपने आदमी को आवाज लगाकर अनिरुद्ध अचला के लिए शरबत लेकर आने को बोलते हैं। ठंडा पिलाने के बाद कुंदन जी के यहाँ काम करने वाले एक दो आदमी अचला और अनिरुद्ध को ऊपर की दुकान में ले जाते हैं और बहुत सारे एक से बढ़कर एक सुंदर बेशकीमती जोड़े दिखाते हैं। देखिए अनिरुद्ध जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या पसंद करूं। मैंने तो ऐसे भारी भरकम कपड़े कभी सपने में भी नहीं देखे। आप ही कोई अपनी पसंद का जोड़ा पसंद कर लीजिए ना। अनिरुद्ध ने एक हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पसंद किया। ये देखो अचला, ये तुम पर बहुत प्यारा जचेगा, एकदम परी लगोगी। वैसे भी तुम पर गुलाबी रंग बहुत फबता है, सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। बस बस अनिरुद्ध जी, बहुत हो गई तारीफ, अब चलिए। अनिरुद्ध वो जोड़ा पैक करने के लिए बोल देता है। अच्छा अचला, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ले चलता हूँ, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं नहीं अनिरुद्ध जी, हमें तो ठीक से बात तक नहीं करनी आती। हाँ तो जैसे हमारे साथ बातें करती हो वैसे ही करना, बहुत अच्छा लगता है। इंसान जैसा होता है वैसे ही रहना चाहिए, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी सबसे खास बात यही है अचला कि तुम कभी दिखावा नहीं करती हो, जैसी भीतर से वैसी बाहर। और हम तो आपकी इसी अदा पर जान छिड़कते हैं अचला जी। अनिरुद्ध ने मजाक करते हुए कहा। अचला शर्माते हुए, अब रहने दीजिए ये आशिकी झाड़ना। दोनों हंसने लगते हैं। इतने में अनिरुद्ध का ऑफिस आ गया। अनिरुद्ध अचला को लेकर अपने ऑफिस में आता है। सब अचला को देखकर नमस्ते करते हैं। अचला सबसे बहुत प्यार से मिलती है। सबको अचला से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सबके बहुत कहने पर अचला अपनी मधुर आवाज में एक भजन गाती है। अचला का गायन सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। अनिरुद्ध के ऑफिस में सब अचला की सादगी, व्यवहार, बात करने के सलीके की बहुत तारीफ करते हैं। अनिरुद्ध मन ही मन बहुत खुश होता है। अनिरुद्ध की तरफ से सबको ऑफिस में बहुत अच्छी पार्टी दी जाती है। उसके बाद अनिरुद्ध अचला को घर छोड़ने जाता है। सच में अनिरुद्ध जी, आपके ऑफिस में तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगा ही नहीं जैसे मैं सबसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे सबको बरसों से जानती हूँ। ये सब ऑफिस के लोगों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार स्वभाव की वजह से है अचला। तुम खुद इतनी अच्छी हो कि तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं। तुम जहाँ भी जाती हो सबको अपना बना लेती हो, किसी के अंदर तुम्हें बुराई दिखाई ही नहीं देती। बस बस अनिरुद्ध जी, आप तो फिर से शुरू हो गए। इतनी भी तारीफ मत कीजिए हमारी, वरना हमें नजर लग जाएगी। उसके बाद तो आप में भी हम एक झूठी तारीफ करने वाला इंसान ही नजर आएगा। अब कुछ भी कह लो अचला जी, हम आपकी तारीफ करना नहीं छोड़ सकते। अचला और अनिरुद्ध दोनों हंसी मजाक करते हुए घर आ गए। जब अचला गाड़ी से उतरकर जाने लगी, अचला जी, अनिरुद्ध जी जरा अपनी आंखें बंद करो तो। लेकिन क्यों? अरे भाई करो ना, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अचला अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिरुद्ध एक थैली निकालता है अपनी गाड़ी में से और अचला के हाथ में देता है। अचला अपनी आंखें खोलकर उस थैली में देखती है तो बहुत ही सुंदर बैगनी रंग का सूट था। अरे अनिरुद्ध जी, ये आपने कब लिया? मैं तो पूरे समय आपके साथ ही थी। अब पता चला कि आप सिर्फ झूठी तारीफ ही नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही छुपे रुस्तम भी हैं। हाँ, धीरे धीरे देखती जाइए अचला जी, हम और क्या क्या करते हैं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर अचला धीरे से मुस्कुरा दी। हाय, कहीं ये मुस्कान हमारी जान ना ले ले अचला जी, जल्दी से ऑफिस भागना पड़ेगा। अनिरुद्ध की बातें सुनकर अचला जोर जोर से हंसने लगी। अचला, कल मंदिर आओ तो यही कपड़े पहन कर आना, तुम पर बहुत प्यारे लगेंगे। जी अनिरुद्ध जी। अचला शर्माते हुए अनिरुद्ध की तरफ देखकर जाने लगती है। अचला बार बार पीछे मुड़कर अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अनिरुद्ध की तरफ देखती है। गाड़ी में धीरे धीरे मधुर संगीत बज रहा था। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अचला बार बार अनिरुद्ध को देखते हुए अंदर चली जाती है। अनिरुद्ध भी अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया। अनिरुद्ध अचला को घर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। दोनों तरफ अचला और अनिरुद्ध के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अचला की पूरी बस्ती को इतना सुंदर सजाया गया है जैसे हर घर में शादी हो, जैसे दीपावली हर गली और बाजारों को सजाया जाता है। ये सब ब्रजमोहन जी की तरफ से किया गया है। अचला के विवाह के लिए ब्रजमोहन जी ने शहर में बहुत सुंदर भवन बुक करवाया था। अचला की बस्ती में रहने वाले जितने भी सांतोताई के पड़ोसी और खास लोग थे, उन सबके रहने का इंतजाम उसी भवन में किया गया। सांतोताई बहुत खुश थीं। रोज घंटों
सुंदर सुंदर भारी भरकम बनारसी साड़ी और बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाकर आईने में खुद को निहारती। अरे वाह ताई, आप तो इतनी प्यारी लग रही हैं, जैसे आपका विवाह होने वाला है। एकदम जवान कली लग रही हैं। रहने दे अपने ताई की तारीफ करनी। फिर भी कुछ भी कहो अचला, ऐसे कपड़े तो हमारी 7 पुश्तों में किसी ने ना पहने होंगे। इतना कहकर शांतो ताई अचला का माथा चूमकर अपनी छाती से चिपका लेती हैं। सच में अचला, तू तो बड़ी बड़भागिन है री। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे जो तेरे कान्हा ने तेरे लिए ये सब किया है। सच में तेरा कान्हा ही ऐसा है जो एकदम सच्चा साथी है। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा अचला। सुबह 5 बजे बाजू पकड़कर उठा देती थी, कितनी कितनी गालियां देती, फिर भी कभी तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया। आज तेरी वजह से ही इस शांतो ताई के जीवन में ये सुख चैन भरे दिन आए हैं। इतना कहकर शांतो ताई की आंखें छलछला आईं। अचला शांतो ताई के आंसू पोंछते हुए जो पीछे हुआ उसे एकदम भूल जाइए ताई। मैं तो बस इतना जानती हूँ, आज मेरी ताई बहुत अच्छी हैं। बस पीछे क्या हुआ क्या नहीं, मैंने वो सब भुला दिया। और विवाह के बाद में आपको भी हमारे साथ ही रहना है ताई। मैं कभी अपनी ताई को अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली। इतना कहकर अचला फिर शांतो ताई से लिपट गई। नहीं रे बेटा, विवाह के बाद मायके वाले लड़की के ससुराल में नहीं रह सकते हैं। ससुराल में लड़की की कदर घटती है। ये सब पुरानी बातें हैं ताई, कुछ नहीं होता। जब लड़की जीवन भर लड़के के माँ बाप के आगे रह सकती है, तो लड़का अपने सास ससुर को क्यों नहीं रख सकता। मैंने अनिरुद्ध जी से सारी बातें कर ली हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगी। अरे नहीं बेटा, अभी तेरी ताई इतनी बूढ़ी नहीं है कि अकेली नहीं रह सकती है। और वैसे भी ब्रजमोहन जी ने तो तेरी ताई के लिए जीवन भर की सुख सुविधाओं का बंदोबस्त कर दिया। जिस दिन से ये हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उस दिन अपनी ताई को अपने पास रख लेना। ऐसा मत कहिए ताई, कान्हा जी करें आप 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहें। अच्छा ताई, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोलना, क्या बात है। अनिरुद्ध ने बुलाया है मिलने के लिए। ठीक है चली जा, लेकिन कल तुम्हारी हल्दी है, उसके बाद कहीं नहीं जाना है। बोल देना अनिरुद्ध बाबू को कि जरा सब्र रखें, अब तो बस कुछ दिन की बात है। बाद में अपनी अचला से चाहे जितनी बातें करना। शांतो ताई की बातें सुनकर अचला शर्माकर चली जाती है। अचला अनिरुद्ध से मिलने आने के लिए तैयार होती है। अनिरुद्ध का दिया बैगनी रंग का सूट पहनकर राधा कृष्ण जी के मंदिर में अनिरुद्ध से मिलने आती है। दोनों मंदिर में राधा कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके मंदिर के पीछे बगीचे में बहुत देर तक बातें करते हैं। बहुत सुंदर लग रही हो, ये सूट तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है, आपकी पसंद बहुत सुंदर है। ताई को भी वे कपड़े बहुत सुंदर लगे। दरअसल बात यह है कि अचला जी, मेरी पसंद अच्छी नहीं, बल्कि आप जो भी पहनती हैं वो बहुत अच्छा लगने लगता है। ये करामात आपकी सुंदरता की है, इन कपड़ों की नहीं। मैंने तो आज तक अपने लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे। हर कपड़े आज भी माँ खरीदती है और उनकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कपड़े इतने सुंदर नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे पहनने से इनकी सुंदरता बढ़ गई है। आप तो फिर से शुरू हो गए अनिरुद्ध जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आज भी माँ की पसंद अच्छी लगती है, वरना बच्चे माँ बाप की पसंद को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, कल हमारी हल्दी है और अब हम आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे। हमारे यहाँ लड़की हल्दी के बाद बाहर नहीं जाती है। अच्छा, कल तो हमारी भी हल्दी है, लेकिन हमें तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपसे नहीं मिल सकते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं अचला, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अनिरुद्ध जी, हमारे यहाँ आज भी ये रिवाज है, इसलिए अब मैं आपसे नहीं मिल सकती बस। ठीक है बाबा, कम से कम फ़ोन तो कर लेना, कहीं वो भी बंद करके मत रख देना। वैसे भी हमने आपको पूरा फ़ोन चलाना सिखा दिया है। अब आप ये नहीं बोल सकती हैं कि आपको तो फ़ोन चलाना ही नहीं आता है। देखिए अनिरुद्ध जी, कल से हमारी बस्ती की पूरी सहेलियां हमारे इर्द गिर्द रहेंगी, इसलिए हम आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं। और इतनी भी क्या बेचैनी, अब तो सिर्फ 3-4 दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो हम हमेशा आपकी नज़रों के सामने ही रहेंगी। जितनी बातें करनी है जी भर के कर लेना, और अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अच्छा बाबा, मेरी शर्मीली दुल्हनिया, जैसी आपकी मर्जी। चलो किसी तरह से ये 2-4 दिन कटेंगे, बड़ी मुश्किल से। अनिरुद्ध ने मजाक करते हुए कहा। अचला हंसकर उठकर जाने लगी। अनिरुद्ध ने अचला का हाथ पकड़ लिया। अचला शर्माते हुए अनिरुद्ध से अपना हाथ छुड़ाकर गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध भी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में धीरे धीरे संगीत चल रहा है। अनिरुद्ध अचला को घर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन अचला की हल्दी की रस्म चल रही है।
अचला की बस्ती की सारी महिलाएं पीले रंग की साड़ियां पहने हुए हैं। सबने अपने जूड़ों में पीले फूलों के गजरे लगाए रखे हैं। अचला की सारी सहेलियों ने, किसी ने पीले रंग की साड़ी, किसी ने लाचा, किसी ने बहुत सुंदर सलवार सूट पहन रखा है। सारी औरतें मिलकर नाचती हैं, गाती हैं। सब ढोलक की थाप पर गा रही हैं। अचला की सारी सहेलियों ने अचला को पकड़कर खड़ा किया और नाचने की जिद करने लगी। अचला शांतो ताई के दोनों हाथ पकड़कर नचाते हुए, गाते गाते अचला भावुक होकर शांतो ताई से लिपट गई। शांतो गाते गाते शांतो ताई ने अचला को सीने से लगा लिया। दोनों भावुक हो गई थीं। तभी सारी औरतें ढोलक की थाप पर फिर से गाने लगीं। अचला की हल्दी की रस्म बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से संपन्न हो गई। उसके बाद में अचला ने नहा धोकर बहुत सुंदर पीला जोड़ा पहना। बस्ती की औरतें बहुत खुश थीं। जो भी आती अचला की बलैयां लेती। उधर अनिरुद्ध की भी हल्दी का बहुत शानदार हल्दी प्रोग्राम रखा गया। सबने बहुत गाना बजाना नाचना किया। हल्दी की तरह ही दूसरे दिन अचला की मेहंदी की रस्म बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी। सबने बहुत मौज मस्ती की। नाचना गाना, मंगल गीत, सुंदर सुंदर बधावे, बन्नो गीत, मेहंदी के गीत चल रहे थे। जब अचला के हाथों में मेहंदी लग रही थी तो बहुत सुंदर संगीत बज रहा था। बहुत सुंदर सुंदर संगीत के साथ अचला की मेहंदी की रस्म बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उधर अनिरुद्ध के यहाँ बहुत अलग अलग विवाह की रस्में हो रही थीं। इधर अचला की सबका इंतजार खत्म हुआ। अनिरुद्ध दूल्हा बनकर अचला के तोरण द्वार पर आ गया। सारी महिलाएं तोरण गीत गा रही थीं। अचला और अनिरुद्ध का विवाह एकदम शास्त्र संपन्न रीति रिवाजों और विधि विधान से संपन्न हुआ। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों की भावरें करवाईं। 7 फेरों के साथ दोनों जीवन भर के अटूट बंधन में बंध गए। सुबह अचला की विदाई हो रही थी जिसमें सबकी आंखें बहुत नम थीं। अचला एक एक महिला से मिलकर भावुक हो रही थी। शांतो ताई से लिपटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। शांतो ताई ने अचला के आंसू पोंछते हुए उसे अनिरुद्ध बाबू के साथ गाड़ी में बिठाया। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सारे मेहमानों का, रिश्तेदारों का बहुत स्वागत सत्कार आवभगत की गई। ब्रजमोहन जी और सुमलता जी शांतो ताई और अचला की बस्ती के सारे लोगों से हाथ जोड़कर बड़े ही प्रेम और सादगी शालीनता से मिले, जैसे बेटे का बाप नहीं बल्कि बेटी का बाप हो, जो अपनी जान से प्यारी पाली पोसी बेटी की विदाई में सबसे हाथ जोड़कर ऐसे मिलता है जैसे उसने बहुत सारी गलतियां की हों। आज ऐसे ही ब्रजमोहन जी और सुमलता जी सबसे मिले। उनकी सादगी भरा व्यवहार देखकर सब बहुत हतप्रभ थे। सब मन ही मन उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ब्रजमोहन जी और सुमलता जी शांतो ताई के आगे हाथ जोड़ते हुए, ब्रजमोहन जी, अगर जाने अनजाने में व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हुई हो तो हमें माफ कर देना। शांतो ताई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ब्रजमोहन जी? इस तरह से हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। अचला का जैसे विवाह हुआ है वैसा तो हमारी 7 पुश्तों में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपकी इस मेहरबानी उपकार के लिए हमारे पास शब्द नहीं है ब्रजमोहन जी। समझ में नहीं आ रहा है कि किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आपने तो हमारा पूरा भाग्य ही बदल दिया ब्रजमोहन जी, हमारी अचला को अनिरुद्ध बाबू के लिए पसंद करके। ब्रजमोहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं शांतो बहन जी? बल्कि भाग्य तो हमारा बदल गया है अचला को अपनी बहू के रूप में पाकर। आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी अचला हमेशा बहुत खुश रहेगी। हम अचला बेटी को हमारी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। शांतो ताई, हम जानते हैं ब्रजमोहन जी, अचला आपके घर में बहुत खुश रहेगी। खुशी किसे कहते हैं ये तो अचला बेटी ने आपसे मिलने के बाद ही जाना है, वरना बस्ती में तो हमेशा तानों, उलाहनों, अभद्र शब्दों से घिरी रहती थी। इतना कहते कहते शांतो ताई भावुक हो गई थी। फिर अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए ब्रजमोहन जी और सुमलता को भी हंसते हंसते विदा किया। ससुराल में पहुंचने पर अचला के स्वागत में बहुत सुंदर तैयारियां की गईं। सुमलता जी पहले से ही आ गई थीं। अचला और अनिरुद्ध दोनों की आरती उतारी, रोली कुमकुम का दोनों को टीका लगाया। फिर अचला से चावल से भरे कलश को पैर से गिराकर अंदर प्रवेश किया। रोली की थाली में पैर रखवाकर प्रवेश किया। पग पकड़वाई की रस्म, मुंह दिखाई रस्म, पग फेरा की रस्म सब बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई थीं। सबने ब्रजमोहन जी और सुमलता को बधाइयां दी।
सब अचला की बहुत तारीफ करते, बस कुछ लोग जो हैसियत के तराजू में सबको तोलते हैं वो तारीफ नहीं कर पाए। ब्रजमोहन जी की तीनों बहुएं बिल्कुल खुश नहीं थीं अचला के आने से। जितनी भी विवाह के बाद की रस्में होती हैं सब एकदम धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई थीं। अचला और अनिरुद्ध हनीमून मनाने के लिए चले गए। 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए। अचला अनिरुद्ध के वापस आने के बाद एक दिन अचला की रसोई की रस्म रखी गई। सुमलता जी ने 2-3 नौकर चाकर को अचला का रसोई में हाथ बटाने को बोल दिया। अचला ने नीरू और सबकी सहायता से अपनी रसोई की रस्म पूरी की। सबके लिए भोजन लगाया गया। सुमलता जी ने सबको बुलाकर लाने को कहा। थोड़ी देर में ब्रजमोहन जी, अनिरुद्ध, ब्रजमोहन जी के तीनों बेटे आ जाते हैं। गुरु जी को भी बुलाया गया। सुमलता जी की तीनों बहुएं नहीं आईं। अचला खुद उनको बुलाने जाती है। तीनों एक जगह बैठी थीं। अचला, भाभी चलिए ना, आज हमारी रसोई रस्म है, सब आ गए हैं। कीर्ति, देखो महारानी जी, आज तक हम यहीं खाती आई हैं, इसलिए नीरू के साथ हमारा खाना यहीं भेज दो, हम तुम्हारी हैसियत के हिसाब से सगुन भी दे देंगे। कीर्ति की बातें सुनकर सुधा और पूजा हंसने लगी। अचला, मुझे कोई सगुन नहीं चाहिए भाभी, बस आप लोग चलकर खाना खा लीजिए। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, गुरुजी भी आए हैं, अगर आप सबके साथ बैठकर खाएंगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। इतने में नीरू अचला को बुलाने आ जाती है। नीरू, अचला भाभी चलिए ना, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। अचला हाथ जोड़कर, चलिए भाभी, आज हमारी रसोई रस्म है, आज बाहर आकर सबके साथ खा लीजिए। इतना कहकर अचला चली गई। पूजा, देखा दीदी कितनी भोली और मासूम बन रही थी, अंदर कुछ और जुबा पर कुछ और। बड़ी आई सबके साथ बिठाकर खिलाने वाली। सुधा, चलिए दीदी, गुरुजी भी आए हैं, आज सबके साथ बैठकर भोजन करने में क्या जाता है। कीर्ति, ये तू कैसी बातें कर रही है सुधा, तेरा दिमाग तो सही है ना, या तुझ पर भी सबकी तरह उस अचला का जादू चल गया है। हम तीनों कहीं नहीं जाएंगी, आज तक हमारा खाना यहीं कमरे में आया है, आज भी आएगा। अगर आज हम चली गईं तो सबके दिल में उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए और प्रेम उमड़ जाएगा कि उसने आते ही सबको एक कर दिया। तभी थोड़ी देर में नीरू और अचला तीनों का खाना लेकर आ जाती है। अचला, ये लीजिए भाभी आपका खाना। अचला और नीरू खाना रखकर चली जाती हैं। तीनों खाना खाकर नीरू से कहकर अचला को बुलाती हैं। अचला, भाभी आपने बुलाया। कीर्ति, हाँ देवरानी जी, आज आपकी रसोई की रस्म थी, इसलिए ये लो 500 रुपए हम तीनों की तरफ से। हमें लगता है इतने रुपए भी तुमने कभी कभार ही देखे होंगे। अचला, हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप 1 रुपया भी देती ना सगुन का, वो भी मेरे लिए बहुत था। मुझे तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतना कहकर अचला खुश होते हुए चली गई। ब्रजमोहन जी, सुमलता, गुरुजी, ब्रजमोहन जी के तीनों बेटों ने अचला के खाने की बहुत प्रशंसा करते हुए सबने सगुन के तौर पर कुछ न कुछ दिया। सबने आशीर्वाद दिया। ब्रजमोहन जी, देखो अचला बेटी, ये तो सिर्फ एक परंपरा थी नई बहू के पहले खाने की, लेकिन आज से तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। कल से गुरुजी संगीत सिखाएंगे और साथ साथ में तुम्हारी शिक्षा भी, इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी कला और शिक्षा पर ध्यान देना है बेटा। अचला, जी बाबूजी। दूसरे दिन अचला सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में आती है। अचला ने देखा सुमलता ने पहले से ही आरती की थाली सजाकर तैयार कर रही थी। सुमलता जी, अरे अचला बेटी, तुम अभी से क्यों उठ गई? अचला, ऐसे ही माँ, हमें तो हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत है, इसलिए हम लेट तक सो नहीं पाते। भाभी, मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर पानी भर कर लाती थी, फिर अपने कान्हा जी की सेवा पूजा करती थी। सुमलता जी, अच्छा ये लो बेटा, आज की आरती तुम करोगी। अचला, लेकिन और सब सदस्य माँ? सुमलता जी, देखो बेटा, यहाँ सब अपनी अपनी मर्जी से उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, कोई किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाज नहीं करता, इसलिए तुम भी जैसे चाहो अपनी मर्जी से रहना बेटा। मुझे माँ जी ने यहाँ आते ही सिखाया था, उठते ही शौच स्नान करके सबसे पहले अपने घर के मंदिर में सेवा पूजन आरती गायन करना, और मैंने आज तक ये सब छोड़ा नहीं। जब तक युगल सरकार की कृपा है ये सब ऐसे ही करती रहूंगी। अचला, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, आज से हम दोनों मिलकर ये सब करेंगी। अचला और सुमनलता जी राधा कृष्ण जी की सेवा पूजा करके आरती की थाली तैयार करती हैं। तब तक ब्रजमोहन जी और अनिरुद्ध भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। इतने में बंस और बंसिका भी उठकर आ जाते हैं। बंस ने चुपके से मंदिर में जो स्पीकर लगा था वो चालू कर दिया। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला
अचला अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। अचला के साथ साथ सब आरती गाते हैं। अचला आरती करके भगवान की तरफ आरती करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो घर के सब सदस्य पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। तब अचला को पता चला कि बंस ने स्पीकर चालू कर दिया था, जिससे घर के सब लोग जग गए थे। अचला ने सबको आरती दी। उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। अचला रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सुमलता जी, अचला बेटा, ये सब तुमने क्यों किया? अभी नीरू और सब आने वाले हैं, कोई भी बना देता। अचला, तो क्या हुआ माँ, आप भी तो सुबह सुबह सबके लिए चाय अपने हाथों से बनाती हैं। आज से मैं बना लिया करूँगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो इन सब की आदत है। तभी कीर्ति और सुधा के बच्चे आकर, दादी माँ, आज फिर नीरू दीदी ने लेट कर दी। आज फिर हमें बिना टिफिन जाना पड़ेगा। आज फिर स्कूल के मेस में खाना पड़ेगा। अचला, नीरू दीदी नहीं आई तो क्या हुआ, हम अभी आप सबका टिफिन बना देते हैं। इतना कहकर अचला ने थोड़ी देर में चारों बच्चों का टिफिन पैक करके ला दिया। इतने में नीरू भी आ गई। नीरू, अचला भाभी, आपने ये सब क्यों किया? कभी कभी आँख खुलने में देरी हो जाती है, इसलिए देर हो जाती है। अचला, कोई बात नहीं नीरू, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। उधर कीर्ति अपने कमरे में बहुत गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी कीर्ति का पति सागर कमरे में आता है। सागर, क्या बात है कीर्ति, बड़े गुस्से में लग रही हो? कीर्ति, हाँ तो और क्या खुशियां मनाऊं कि देखो हमारी अचला देवरानी कितनी संस्कारी है, सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर दी। देखा नहीं तुमने कैसे उस दो कौड़ी की लड़की ने सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर दी? सागर, इसमें अचला का क्या दोष है कीर्ति? तुम जानती हो ये सब बच्चों की शरारत थी, और बच्चे तो बच्चे ठहरे, कुछ भी कर सकते हैं। कीर्ति, अच्छा, तो अब आप पर भी अचला का जादू चलने लगा है। 2 दिन हुए नहीं महारानी को, सबके दिलों पर राज करने लगी है। बच्चे कोई आज पैदा नहीं हुए हैं, हमेशा मम्मी के साथ ही उठ जाते हैं बच्चे, फिर आज ही स्पीकर चालू क्यों कर दिया? सागर, हो सकता है बच्चे अपनी अचला चाची की मधुर आवाज सबको सुनाना चाहते हो। सागर ने कीर्ति को बेड पर बिठाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। कीर्ति, देखो सागर, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम सबका इस घर से पूरा पत्ता ही ना कट जाए और सिर्फ अनिरुद्ध और अचला दोनों मम्मी पापा के चहेते बनकर ना रह जाएं। सागर, देखो कीर्ति, हम तीनों भाइयों ने कभी भी पापा का बिजनेस में हाथ नहीं बटाया, सिर्फ पापा की दौलत पर ऐश करते हैं। सारा कामकाज अनिरुद्ध और पापा अकेले संभालते हैं, फिर भी पापा ने कभी भी हम चारों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं किया। मम्मी पापा दोनों हम चारों भाइयों को एक समान प्यार करते हैं। बच्चे जरूर माँ बाप में भेदभाव कर सकते हैं कीर्ति, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते। अचला तो इस घर में अब आई है, मम्मी ने हमेशा तुम तीनों को कितना प्यार किया है, बच्चों को कितना प्यार करती हैं। कभी तुम तीनों को किसी बात पर रोका टोका नहीं, हमेशा अपनी मर्जी से जीती आई हो। तुम तीनों जैसी ही अचला मम्मी पापा की बहू है। जब मम्मी अचला से प्रेम करती हैं, उसकी तारीफ करती हैं, तो तुम तीनों को इतना बुरा क्यों लगता है? कीर्ति, रहने दो सागर, अपने मम्मी पापा और उस आज की आई छोकरी की तारीफ करनी। तभी अचला चाय लेकर आती है। अचला, भैया भाभी आपकी चाय। सागर, ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी अचला, घर में बहुत से नौकर चाकर हैं। अचला, कोई बात नहीं भैया, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। सागर, अच्छा यहाँ रख दो। अचला चाय रखकर जाने लगती है। कीर्ति, 1 मिनट अचला, क्या तुम्हें इतनी भी पता नहीं, किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पर नॉक किया जाता है? अचला, आइंदा से ख्याल रखूंगी भाभी। अचला के जाने के बाद सागर, सागर, ये सब क्या था? ये कोई बात करने का तरीका है? अचला इस घर में नई नई आई है कीर्ति, धीरे धीरे सब अपने आप सीख जाएगी। आज तक तुमने इस तरह से किसी को चाय पिलाई है? सुबह सुबह उस बेचारी को धन्यवाद बोलने की जगह इस तरह से बात की है तुमने? कीर्ति, अच्छा तो अब तुम भी उसकी तारीफ करने लगे? इतना कहकर कीर्ति गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपनी चाय लेकर सुधा और पूजा के पास चली गई। सागर अपनी चाय लेकर बाहर बरामदे में ब्रजमोहन जी, सुमलता, अनिरुद्ध और अचला बैठे थे, उनके पास आकर बैठ जाता है। सागर को बैठे देखकर भूषण और दामोदर भी अपनी अपनी चाय लेकर आकर बैठ जाते हैं। इतने बरसों में आज पहली बार ऐसा हुआ था जब ब्रजमोहन जी के चारों बेटे उनके साथ एक साथ चाय पी रहे थे। ब्रजमोहन जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। ब्रजमोहन जी और सुमलता अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। फिर बचपन की बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, किसी को वक्त का पता ही नहीं चला। सब अपनी अपनी बातें बताकर एक दूसरे को हंसा रहे थे। सागर,
आज तो बचपन की याद ताजा हो गई मम्मी, जब आप और दादी माँ आरती गाती थीं और हम सब सिर्फ इसलिए रोज जल्दी उठ जाते थे कि रोज आरती में जो शामिल होगा बस उसे ही कान्हा जी के प्रसाद का भोग प्रसाद मिलेगा। और उस प्रसाद के चक्कर में कभी कभी तो रात को ही नींद उड़ जाती थी। सागर की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। नौकर चाकर भी काम करते करते इधर उधर आते जाते उनकी बातें सुनकर हंसने लगते। कीर्ति सुधा पूजा ने जब सबके हंसने की आवाज सुनी तो उन तीनों से रहा नहीं गया। तीनों उनके पास आकर बैठ गईं। सुधा, और एक बार दादी माँ ने मुझे कान्हा जी का भोग बनाने को कहा। मैंने चूरमे में भूल से चीनी की जगह नमक डाल दिया था। उस दिन दादी माँ ने मुझे कितना डांटा था मुझे। उस दिन के बाद दादी माँ ने मुझे भोग बनाने को कभी भूल कर भी नहीं कहा। सुधा की बातें सुनकर सब फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद तो कीर्ति पूजा सब बारी बारी से अपनी बातें बताने लगी। आज बरसों के बाद में पूरे परिवार को इस तरह से एक साथ हंसते खिलखिलाते देखकर ब्रजमोहन जी और सुमलता भाव विभोर हो गए। इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए बहुत वक्त हो गया था। तभी नीरू ने आकर कहा, नाश्ता बन गया है। ब्रजमोहन जी, आज पूरे परिवार का नाश्ता एक साथ लगाना नीरू बेटा। आज हम सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। ब्रजमोहन जी की बात सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बरसों से सब अपने अपने कमरों में नाश्ता मंगाकर करते आए थे। अचला को अनिरुद्ध ने सब कुछ बता दिया था कि दादी माँ के जाने के बाद इस घर में सब कुछ बिखर गया है। बरसों हो गए सबको एक साथ बैठकर चाय नाश्ता भोजन किए हुए। अचला ने ब्रजमोहन जी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, अचला, हाँ हाँ क्यों नहीं बाबूजी, आज हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। क्यों भैया? सागर, भूसर, दामोदर तीनों ने ही हाँ कर दी। कीर्ति सुधा पूजा उठकर जाने लगी तो अचला, भाभी आप तीनों भी आज यही नाश्ता कर लीजिए, माँ बाबूजी को बहुत खुशी होगी। अनिरुद्ध, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तीनों भाभी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी तीनों भाभियाँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए अपने देवर को मना नहीं करेंगी। अनिरुद्ध की बातें सुनकर तीनों बड़े अनमने मन से नाश्ता करने बैठ गईं। बरसों बाद आज ब्रजमोहन जी का पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था। आज ब्रजमोहन जी और सुमनलता दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नीरू, अचला और घर के दो तीन नौकर सबको नाश्ता परोसते हैं। ब्रजमोहन जी के घर का एक रसोइया आज तो कमाल हो गया। अचला बहू तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। आते ही पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। बरसों बाद में सबको इस तरह से एक साथ बैठे देखकर बहुत खुशी हो रही है। नीरू, हाँ बनबारी भैया, सच में अचला भाभी का पगफेरा बहुत अच्छा है। आप देखना, एक दिन अचला भाभी सबको फिर से एक कर देंगी। सब लोग फिर से एकदम मिलजुल कर प्रेम से रहने लगेंगे। बनबारी, तुम ठीक कह रही हो नीरू, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। कई बार बड़े बड़े पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाते हैं। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरों में चले गए। तभी गुरुजी आ गए। सबने गुरुजी को प्रणाम किया। उसके बाद अचला की संगीत क्लास शुरू हो गई। सुमनलता जी आज बहुत खुश थीं। तभी ब्रजमोहन जी कमरे में आकर सुमनलता जी के पास आकर बैठ जाते हैं। सुमनलता जी, आज तो कमाल ही हो गया जी, मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मानो सपना देख रही थी। ब्रजमोहन जी, मुझे भी ऐसा ही लगा सुमन, ये सब तुम्हारी बरसों की पूजा सेवा का फल है। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब गुरुजी संगीत सिखा रहे थे तो मधुर बीड़ा की आवाज के साथ अचला की मधुर आवाज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। अचला के बीड़ा की तान पर अपनी मधुर आवाज में गाए गायन से सारे घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। सारे नौकर चाकर सब बहुत खुश हो रहे थे। गुरुजी आज पहले ही दिन अचला की इतनी संगीत के प्रति श्रद्धा लगाव से बहुत खुश हुए। गुरुजी के जाने के बाद अचला सुमनलता जी के कमरे में आती है। सुमनलता जी अपने गहने वापस अलग अलग डिब्बे में रख रही थीं। अचला, मैं अंदर आ सकती हूँ माँ? सुमनलता जी, आओ ना बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? अपनी माँ के कमरे में आने के लिए तुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, खुद मेरी भी। अचला, ये आप क्या कर रही थीं? सुमनलता जी, अरे बेटा, सारे जेवर इधर उधर पड़े हैं, सोचा अब सबको अच्छी तरह से रख देती हूँ। इतने में बाहर कुछ किन्नर आ गईं अनिरुद्ध की शादी की बधाई लेने। सुमनलता जी बाहर चली जाती हैं। अचला सारे जेवर अच्छी तरह से रखकर गहने का डिब्बा सुमनलता जी की अलमारी में रखकर बाहर आ जाती है। अचला को एक कुर्सी पर बैठाकर सारी किन्नर ढोलक बजाते हुए गाती हैं। सब अचला को बहुत आशीर्वाद देती हैं। हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अनिरुद्ध बिटवा और अचला की जोड़ी 100 साल तक बनी रहे। किन्नर, देखो सुमन बहन,
तुम्हारे बड़े तीनों बेटों के विवाह में हमने सिर्फ 11,000 रुपए लिए थे, लेकिन इस बार 51,000 और एक सोने की चैन से कम नहीं लेंगे। इतनी प्यारी सी चांद सी बहुरानी आई है, इसके आगे तो सारी दौलत न्यौछावर कर दो तो भी कम है। इतना कहकर सारी किन्नर हंसने लगी। अचला और सुमनलता जी भी हंसने लगी। सुमनलता जी ने अंदर से 51,000 और एक सोने की चैन लाकर दे दी। सारी किन्नर बहुत खुश होकर अचला को ढेर सारी दुआएं देती हुई चली गईं। सुमनलता जी, अचला बेटा, कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। बेटा किसी कारणवश विवाह में नहीं आ पाई थीं। मैं तुम्हारे गहने निकाल कर दे दूंगी। सुबह तैयार हो जाना बेटा। अचला, जी माँ। अचला ने अपने सारे गहने भी कुछ दिनों बाद में सुमनलता जी के पास रख दिए थे। दूसरे दिन सुबह अचला जल्दी नहा धोकर मंदिर में पूजा आरती करके तैयार हो जाती है। सुमनलता जी अचला के गहने निकाल कर देती हैं, लेकिन सुमनलता जी के गहने अलमारी से गायब थे। सुमनलता जी बहुत सोच में पड़ जाती हैं। अचला, क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान लग रही हैं। सुमनलता, कुछ नहीं बेटा, वो मेरे गहने नहीं मिल रहे थे। पूरी अलमारी देख ली अचला, लेकिन मैंने तो गहने ही सबसे आगे के खाने में रखे थे। इतने में कीर्ति आ जाती है। कीर्ति ने देखा अचला और सुमनलता जी कुछ ढूंढ रही हैं। कीर्ति पूरे घर में शोर मचा देती है कि मम्मी के गहने खो गए हैं। पूरे घर के सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं। सारे नौकर चाकर सब आकर इधर उधर गहने ढूंढने लगते हैं। सुमनलता जी, अरे छोड़ो, तुम सब लोग अपना अपना काम करो, गहने मिल जाएंगे। अभी मेरी सहेलियां आने वाली हैं कुछ देर में, उनके नाश्ते पानी और भोजन की तैयारी करनी है। कीर्ति, ऐसे कैसे मिल जाएंगे मम्मी, कोई 5-10 हजार का सामान नहीं था जो आप इतनी बेपरवाह होकर बोल रही हैं। करोड़ों के गहने थे। मैं तो कहती हूँ सबकी तलाशी लेनी चाहिए। ब्रजमोहन जी, कैसी बातें कर रही हो कीर्ति बेटा, आज तक इस घर में एक पैसा इधर से उधर नहीं हुआ है। ये सब बरसों से इस घर में काम करते आए हैं, किसी की भी तलाशी नहीं ली जाएगी। भूल से इधर उधर रख दिए होंगे, मिल जाएंगे। कीर्ति, मेरा ये मतलब नहीं था पापा, लेकिन कुछ लोग इस घर में नए भी तो आए हैं। गहने अचला ने अपने हाथ से मम्मी की अलमारी में रखे थे, फिर ऐसे कैसे गायब हो गए। कीर्ति अचला को देखकर कहती है, ब्रजमोहन जी, अब इस बात को यहीं खत्म करो, सब अपना अपना काम करो। तभी पूजा सारे गहने लेकर आती है। पूजा, गहने मिल गए हैं मम्मी जी। अचला के कमरे में बेड पर तकिए के नीचे रखे थे। मैं तो ये देखने गई थी कि अचला तैयार हो गई होगी, तभी मैंने देखा तकिए के नीचे कुछ रखा है। उठाकर देखा तो ये गहने रखे थे। हो सकता है अचला ने आपकी अलमारी में ना रखकर भूल से अपने कमरे में रख दिए हों और भूल गई हो। आखिर बस्ती की औरतें मंदबुद्धि किसी कारणवश ही बोलती होंगी। सुमनलता जी, देखो पूजा बहू, अचला के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना। मुझे नहीं पता गहने अचला के कमरे में कैसे पहुंच गए। मैं अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम सब अपना अपना काम करो। सब लोग चले गए। अचला की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सुमनलता जी, देखो अचला बेटी, मुझे नहीं पता गहने तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंच गए। मुझे गहनों के बारे में कोई बात नहीं करनी है बेटा। तुम रो क्यों रही हो? हम सबको तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। ये तो है ही क्या, अगर इससे भी कई गुना ज्यादा गहने होते तो भी अचला के मन में कभी पाप आ ही नहीं सकता। अब रोना बंद करो, मेरी सहेलियां आती होंगी। सुमनलता जी ने अचला के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद में सुमनलता जी की सहेलियां आ जाती हैं। सब अचला को देखकर बहुत तारीफ करती हैं। अचला को मुंह दिखाई में बहुत महंगे महंगे तोहफे देती हैं। अचला सबको अपने हाथों से भोजन परोसती है। ब्रजमोहन जी और सुमनलता अचला के आने से बहुत खुश हैं। अचला के आने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया है। बस कीर्ति, सुधा, पूजा तीनों की वजह से थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है। कीर्ति, सुधा, पूजा अपने कमरे में तीनों बातें कर रही थीं। कीर्ति, सारा प्लान चौपट हो गया। अरे कुछ कहना तो दूर की बात, किसी ने उस पर संदेह की दृष्टि से देखा तक नहीं। सुधा, हाँ दीदी, और देखा आपने उन किन्नरों को भी कैसे मुंह मांगी बधाई दे दी। लेकिन दीदी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने वो गहने मम्मी के कमरे से अचला के कमरे तक पहुंचाए कैसे? कीर्ति, जब मम्मी और अचला किन्नरों के पास थे उसी समय मैंने इस काम को अंजाम दिया था, लेकिन इतना सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब तीनों बातें कर रही थीं तो भावेश ने सारी बातें सुन ली। अचला अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। तभी भावेश आता है। अचला, आओ भावेश बेटा। भावेश, चाची आपको कुछ बताना है। अचला, हाँ बताओ ना भाभू, क्या बात है? भावेश, चाची वो गहने मम्मी ने आपके कमरे में रखे थे। अचला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भावेश? भावेश, मैंने खुद मम्मी, पूजा चाची और सुधा चाची
तीनों को बातें करते सुना है। अचला, देखो भावेश बेटा, चाहे तुमने कुछ भी देखा सुना हो, लेकिन ये बात घर में और किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। कीर्ति भाभी तुम्हारी मम्मी है बेटा, चाहे उन्होंने ये शरारत की हो, लेकिन बच्चों को इस तरह से मम्मी पापा की बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। गलती हर इंसान से होती है बेटा, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो। आपकी मम्मी से भी गलती हो गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी ना कभी जरूर होगा, इसलिए अब ये बात बिल्कुल भी जुबान पर मत लाना। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं। भाभिस, जी चाची, अब मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। चाची, आज रविवार है, हमारी छुट्टी है, हम सब नीचे पार्क में खेलने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो ना। इतना कहकर भाभिस, खुशी, बंस, बंसिका सब अचला को जिद करके पार्क में खेलने ले जाते हैं। सब अचला की आंखों पर पट्टी बांधकर भागते हैं। अचला सबके पीछे भागती है, तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अचला अनिरुद्ध को पकड़ लेती है। अनिरुद्ध अचला को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है। अचला, छोड़िए ना अनिरुद्ध जी, आप भी बच्चों के सामने। अनिरुद्ध, हाँ तो क्या हुआ, आज छुट्टी के दिन भी इन बच्चों ने आपको हमारे साथ नहीं रहने दिया। ये कोई बच्चे नहीं हैं, शरारती नंबर 1 हैं, हम भी खेलेंगे आप सबके साथ। अनिरुद्ध की बातें सुनकर सब हंसने लगे। सबको इस तरह से खेलता देखकर सागर, भूसर, दामोदर, ब्रजमोहन जी और सुमलता जी भी आ जाते हैं। हम सब भी खेलेंगे आप सबके साथ। इतने बरसों बाद में बचपन की यादें ताजा हो गईं। सब पार्क में अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। सुधा ऊपर से सब कुछ देख रही थी। सुधा का भी बहुत मन करता है, लेकिन कीर्ति और पूजा आने नहीं देती हैं। सब लोग बहुत देर तक पार्क में मौज मस्ती करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी ब्रजमोहन जी के तीनों बेटे भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। जैसे जैसे पूरा परिवार साथ समय बिताता है, वैसे वैसे ब्रजमोहन जी के तीनों बेटों को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि इतने सालों में उन्होंने क्या खोया है। हंसना बोलना, परिवार के साथ समय बिताना, साथ बैठकर भोजन, नाश्ता, चाय, सब कुछ छोड़ दिया। इन सालों में कीर्ति, सुधा, पूजा की वजह से अपने ही घर में सबसे कितने अलग थलग हो गए थे। आज ब्रजमोहन जी और सुमन लता का खुशी का ठिकाना नहीं था। ब्रजमोहन जी की छाती गर्व से फूल रही थी। अचला सुबह जल्दी उठकर रोज बच्चों का टिफिन पैक करके बच्चों को तैयार कर देती। रोज सुबह बच्चों से कहा जाता, जिसे कान्हा जी का भोग चाहिए उसे आरती में शामिल होना होगा। चारों बच्चे सुबह उठकर आरती में खड़े हो जाते। पूरे घर में सब अचला को बहुत प्यार करने लगे थे। सारे नौकरों चाकरों के साथ भी अचला का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए सबको अचला बहुत अच्छी लगती थी। अचला अब थोड़ी शिक्षित भी हो गई थी और संगीत में भी निपुण। शहर में संगीत का बहुत बड़ा आयोजन था। ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी के कहने पर अचला ने भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अचला को बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ के हाथों पुरस्कृत किया गया। अचला की जीत के उपलक्ष्य में ब्रजमोहन जी ने अपने घर में बहुत सुंदर प्रतिभोज का आयोजन किया, जिसमें अपने सारे रिश्तेदारों, मित्रगणों को आमंत्रित किया गया। इतना बड़ा सम्मान मिलने पर भी अचला में कभी घमंड का लेस भी नहीं आया। वही सादगी, शालीनता, सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार। चारों बच्चे स्कूल से आते ही पूरे दिन अचला के पास रहते, वहीं अपना होमवर्क करते। अचला बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देती, प्रेरक कहानी सुनाती, इतिहास के बारे में बताती। आज रामनवमी है, भावेश का जन्मदिन है। इस बार अचला के कहने पर भावेश का जन्मदिन राधा कृष्ण जी के मंदिर में मनाया गया। बहुत ही सुंदर तरीके से ब्रजमोहन जी के खास जानकार हलवाई से 21 किलो का मोतीचूर का देसी घी का केक बनवाया गया, ताकि भगवान को भी प्रसाद रूप में भोग लगाया जा सके। मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर भगवान श्री राम और राधा कृष्ण जी के भजनों कीर्तनों का प्रोग्राम रखा गया। अचला ने अपनी मधुर आवाज में बहुत सुंदर भगवान श्री राम जी की वंदना के साथ आरती व भजन गाया। साथ साथ सब ढोलक, मृदंग, खड़ताल, मंजीरा सबके साथ अचला के साथ गा रहे थे। फिर सब रिश्तेदारों, मित्रगणों को भोजन करवाया गया, प्रसाद बांटा गया। अचला की वजह से सब लोग कीर्ति और सागर की तारीफ करते नहीं थकते हैं कि कितना भव्य शानदार जन्मदिन मनाया है अपने बेटे का, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। ब्रजमोहन जी और सुमलता, अनिरुद्ध तीनों भी बहुत खुश थे। सब लोग घर आने के बाद सिर्फ भावेश के जन्मदिन के प्रोग्राम की तारीफ कर रहे थे। कीर्ति इस तरह से सबके अचला की तारीफ से खुश नहीं थी। कीर्ति अपने कमरे में बैठी थी, तभी भावेश आता है। भावेश,
मम्मी आज पहली बार इतनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकता। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे भी जन्मदिन मनाया जाता है। अचला चाची कितनी अच्छी हैं मम्मी, हम सबसे कितना प्यार करती हैं। कीर्ति, नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अचला सिर्फ हम सबके बीच में दूरी लाना चाहती है। भावेश, नहीं मम्मी, चाची हम सबको अलग नहीं बल्कि हम सबको एक करना चाहती हैं। आप ही देखिए ना मम्मी, चाची के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं। सब एक साथ बैठकर भोजन नाश्ता चाय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैंने आज तक हमारे घर में ये कभी नहीं देखा था मम्मी। कीर्ति, तुम अभी बच्चे हो भावेश, कुछ भी नहीं जानते। भावेश, हाँ मम्मी, मैं अभी बच्चा हूँ, कुछ भी नहीं जानता, इसलिए अचला चाची ने आपकी चोरी वाली बात किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया। भावेश के मुंह से ये सब सुनकर कीर्ति की बोलती बंद हो गई थी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने लड़खड़ाती जुबान से, चोरी? कैसी चोरी बेटा? तब भावेश कीर्ति को पूरी बात बताता है कि कैसे अचला को उसी दिन सारी सच्चाई पता चल गई थी। अगर वो चाहती तो पूरे परिवार के सामने उसके जरिए आपकी सारी सच्चाई बता सकती थी। भावेश की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों से आंसू निकल गए। जिस लड़की को उसने हमेशा अपमानित किया, उसने उसके बेटे की पूरे परिवार की नजरों से उसे गिरने से बचा लिया। कीर्ति अचला के कमरे में आती है। अचला को देखते ही कीर्ति कसकर अचला के गले से लिपटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। कीर्ति, मुझे माफ कर दो अचला, मैंने जब से तुम इस घर में आई हो तब से लेकर आज तक कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी तुमने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना। अचला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप किस बात की माफी मांग रही हैं? ये सब तो हर घर परिवार में चलता रहता है भाभी। इन छोटी मोटी नोकझोंक और तकरार से तो कभी कभी रिश्ते और गहरे होते हैं। मुझे कभी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि हमेशा ऐसा लगा मेरी बड़ी बहन मुझे डांट रही है। कीर्ति, भावेश ने मुझे सब कुछ बता दिया अचला। अगर तुम चाहती तो उस दिन भावेश के दिमाग में मेरे खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा भर सकती थी, घर वालों को सच बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे बेटे का इतना अच्छा जन्मदिन मनाया है कि हर तरफ से लोगों के कॉल आ रहे हैं। सब भावेश के जन्मदिन के प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी हो अचला, एकदम सीधी सादी सच्ची। तभी तो कान्हा जी तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। कीर्ति ने एक बार फिर अचला को गले से लगा लिया। कीर्ति ने सुधा और पूजा को भी सारी सच्चाई बता दी। सबने अचला से माफी मांगकर गले लगा लिया। आज शाम को जब भोजन परोसा गया तो किसी ने भी अपने कमरे में नहीं मंगवाया। सबने बाहर हॉल में एक साथ बैठकर भोजन किया। ब्रजमोहन जी और सुमनलता को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब कैसे हो गया। रात को फिर घंटों एक साथ बैठकर बातें की। सबकी हंसी के ठहाकों से पूरा घर गूंजने लगा। बरसों बाद में ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी को फिर से वही खुशी सुकून शांति भरे दिन देखने को मिले। दूसरे दिन सुमनलता जी की तीनों बहुएं भी उठकर सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा आरती की तैयारी में हाथ बटाती हैं। कोई भोग बनाती है, कोई माला बनाती है। जब पूरी तैयारी हो जाती है, ब्रजमोहन जी और उनके चारों बेटे, चारों पोते पोतियां सब आरती में पीछे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी जोड़े से आरती करते हैं। उसके बाद सागर कीर्ति, उसके बाद सुधा भूषण, उसके बाद में पूजा दामोदर, उसके बाद में अनिरुद्ध और अचला, उसके बाद में सारे बच्चे सब एक साथ मिलकर कान्हा जी की आरती गाते हैं। ब्रजमोहन जी का पूरा परिवार एक साथ आरती गाता है। उसके बाद में आरती लेकर कान्हा जी को भोग लगाकर सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी की बरसों से जो इच्छा थी अपने पूरे परिवार को प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहते देखने की, वो पूरी हो गई थी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अचला और नीरू नाश्ता परोसती हैं। तभी अचला के हाथ से पानी का जग छूट जाता है। कीर्ति, ये देखो महारानी ने जग की धज्जियां ही उड़ा दी, बेचारे को फिर से पानी भरने लायक छोड़ा ही नहीं। कीर्ति की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। अचला की भी हंसी फूट पड़ी। एक बार फिर ब्रजमोहन जी का परिवार एक बहुत अच्छा संयुक्त परिवार बन गया, जहाँ सबको पूर्ण आजादी थी, कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी किसी ने अपनी आजादी का गलत फायदा नहीं उठाया। जहाँ बड़े छोटों को समझे, वहाँ छोटे भी हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी ने हमेशा समय के अनुसार अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया, पूरा साथ और पूरा सहयोग दिया। इसलिए बच्चों ने भी हमेशा आदर सम्मान इज्जत प्रेम दिया।
दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।